ओके जी, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे वाटर का। सबसे पहले वाटर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर के मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो वाटर H2O है, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। अब हम देखते हैं कि जब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब मिलता है तो वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाता है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और इस बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन से ही ये ओरिजिनेट हुई है बॉन्डिंग, राइट। और इसके अंदर हाइड्रोजन की थोड़ी सी वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है, H2O है। अब हम जरा जब H2O की बात करते हैं तो दोनों साइड पे हाइड्रोजन मौजूद है और बीच में ऑक्सीजन मौजूद है। आपको पता है हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, एक इधर से कंप्लीट हो रही है, एक इधर से कंप्लीट हो रही है, जबकि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है। एक ये इसकी वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट हो गई, इसकी वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट हो गई। जब हम इसके स्ट्रक्चर पे आए तो हाइड्रोजन जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास भी चार्ज है पॉजिटिव, यानी कि ये भी पॉजिटिव साइड का है, ये भी पॉजिटिव साइड का है। और ये जो ऑक्सीजन है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी जो स्लाइटली पॉजिटिविटी और स्लाइटली जो नेगेटिविटी है ना, यही इसकी पोलैरिटी बनाती है। और वाटर मॉलिक्यूल को आप पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल को आप पोलर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, पहली चीज ये अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रखें, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, क्यों, व्हाट डू यू मीन बाय पोलर मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैज वन साइड दैट इज मोर नेगेटिव देन द अदर। आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि एक हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है और हमारे पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है जो एक ही है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है लेकिन वो 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है, हमें पता है, जिसकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एटम इज मोर नेगेटिव देन द हाइड्रोजन एटम, दैट्स व्हाई आप इसे कहते हैं इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से ही ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से ही ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये हर चीज के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ये हर चीज, कोई भी चीज होगी वो उसके अंदर इजिली डिसॉल्व हो जाएगी। अगर कोई भी चीज होगी, अगर आपने कोई भी इसके अंदर डालने हैं, यहाँ तक कि कोई नॉन पोलर सब्सटेंसेस भी इसके अंदर आप ऐड करते हैं, यहाँ तक कि आप कोई लिपिड ऐड करें, यहाँ तक कि आप कोई ऑयल ऐड करें, वैक्सेस ऐड करें, तो स्लाइटली वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। इसी पोलर नेचर की वजह से, क्योंकि इसका ऑक्सीजन एटम मोर नेगेटिव है देन हाइड्रोजन एटम से, तभी ये हर एक के साथ, क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा है ना, और आपको पता है जो भी नेगेटिव होता है वो कोई भी अल्टीमेट जो भी इसके सामने एटम या इलेक्ट्रॉन या जो भी मॉलिक्यूल आएगा उसको फटाफट अपने साथ अट्रैक्ट करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से। दैट्स व्हाई इस अट्रैक्शन की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये है कि ऐसा 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 ये सॉल्वेंट है जिसके अंदर हर चीज जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। इसी बेस के ऊपर, इसी यही एक वजह है वाटर की, यही एक क्वालिटी है यूनिवर्सल सॉल्वेंट की होने की वजह से, एक क्वालिटी है कि आपकी जो पूरी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उनका जो मीडियम है वो एक्वस है। ठीक है। एक्वस है, लिक्विड। देखिए लिक्विड यानी कि वाटर हर जगह तभी मौजूद है क्योंकि हर तरह से वो हर जगह पे डिसॉल्व हो रहा है। दैट्स व्हाई वाटर आपकी बॉडी के अंदर 70 to 90% मौजूद है। लेट सपोज अगर कोई ऐसा एक कोई और मॉलिक्यूल होता जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता तो डेफिनेटली वो वाटर को रिप्लेस कर देगा, राइट। तो वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसकी पोलर नेचर की वजह से ही कहते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब हम जरा इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात कर लें कि बायोलॉजिकली वाटर जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपको पता है ऑर्गेनिक, ये वाटर जो है वो एक एबायोटिक फैक्टर है, ठीक, लेकिन ये बायोटिक लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। उनके सारे के सारे केमिकल रिएक्शन को ये एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है। फर्स्ट वन, it behave as a best solvent or it is a universal solvent.
मैंने आपको अभी बताया है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। अच्छा, एक तो पहली बात ये कि वाटर के मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और वो अट्रैक्शन कोई ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कोई ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि एक डिफरेंट बॉन्ड बनाता है, यूनिक बॉन्ड बनाता है। उस बॉन्ड को आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली चीज ये, ठीक है। दूसरी चीज, इसके पोलर नेचर की वजह से इसका जो ऑक्सीजन है वो मोर नेगेटिव है एज कंपेयर टू, उसकी नेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू जो उसकी हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्जेस हैं, उसके मुकाबले में ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा, दैट्स व्हाई इसे पोलर मॉलिक्यूल कह रहे हैं। और इसी वजह से ये हर चीज को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है, और दैट्स व्हाई इस टाइप की क्वालिटी को आप कहते हैं इट इज बेस्ट इन अ यूनिवर्सल सॉल्ट। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इट हैज अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट। अच्छा, ये स्पेसिफिक हीट ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारी बॉडी को टेम्परेचर से बचाती है, हमारी बॉडी को वाटर एवेपोरेट होने से बचाती है। पहली बात ये, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है? स्पेसिफिक हीट का मतलब ये है कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट एक 1 ग्राम सब्सटेंस या वाटर को आप प्रोवाइड करें कि उसका अंदर जो टेम्परेचर में जो आगे बढ़ रहा है ना 1 डिग्री चेंज हो जाए। समझ आ रहा है? 1 डिग्री चेंज हो जाए, इस अमाउंट ऑफ हीट को आप कहते हैं स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब ये है कि बाहर जितनी हीट यानी कि बाहर हीट बढ़ती जा रही है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री तब बढ़ेगा। कितनी हीट बाहर से मिलेगी कि आपकी बॉडी के अंदर का जो वाटर मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, वो 1 डिग्री बढ़े। तो यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की बहुत ज्यादा हाई होती है। हाई का मतलब ये है कि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए हीट की फॉर्म में अपना 1 डिग्री बढ़ाने की। तो जब 1 डिग्री बनाता है तो उसका मतलब वो वार्म कंडीशन में जाता है, तो इसका मतलब दे रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू वार्म अप, राइट। यही क्वालिटी है कि जिसकी वजह से वाटर इजीली आपकी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है और एवेपोरेट नहीं होता। आपको पता है ना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका जो टेम्परेचर है, जितनी भी कराची में गर्मियां चली जाए, इंटीरियर सिंध में चली जाए, 47, 48, 53 तक पहुंच जाता है। 100 तक तो नहीं खुदा ना खास्ता पहुंच रहा ना, क्योंकि टेम्परेचर आपकी बॉडी पे बहुत डिपेंडेंट है। टेम्परेचर की वजह से आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएगी, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो पहुंचता भी नहीं है, राइट। तो यही क्वालिटी है वाटर की कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है। इससे क्या होता है, आपका बॉडी आपके बॉडी के अंदर का लिक्विड मीडियम स्टोर रहता है, बल्ले बाहर जितना एक्सट्रीम टेम्परेचर चला जाए, राइट। तो दैट्स इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ वाटर। देन दूसरी हमारे पास आते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपको पता है ऐसी कितनी हीट प्रोवाइड करना एक चीज को कि वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। आपको पता है ना, वाटर तीनों मीडियम में मौजूद है। वाटर आपके पास सॉलिड मीडियम में भी मौजूद है, बर्फ की फॉर्म में लिक्विड मीडियम में भी मौजूद है, और और वेपर मीडियम में भी मौजूद है, तीनों मीडियम में मौजूद है। लेकिन अगर आप लिक्विड को आप इतनी अमाउंट दें कि वो उसको गैस में कन्वर्ट हो सके, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। तो इसकी जो वेपराइजेशन पावर है ना वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक। आपको पता है वेपर कब होता है? जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है, तब वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, राइट। और फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना है? 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। उस पर फ्रीज होना शुरू होगा वो वाटर। और आपको पता है फ्रीज भी कैसे होता है? फ्रीज भी सिर्फ ऊपर की लेयर्स होती हैं, ठीक है। अगर आप एक आर्कटिक और एंटार्क्टिक एरिया की बात करें तो उसका जो फ्रीज होने की प्रोपोर्शन होता है ना, वो सिर्फ ऊपर का होता है। इसी को हम कहते हैं लो डेंसिटी ऑफ वाटर। लो डेंसिटी की वजह से ही आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, इससे भी लाइफ सर्वाइव कर रही है। कैसे? सिर्फ ऊपर का थोड़ी सी जो डेंसिटी है, ऊपर की थोड़ी सी जो थिकनेस है ओशन की या सी की, वो ही बर्फ बनती है, नीचे का वाटर नहीं बनता। नीचे का वाटर नहीं बनता तभी जो जो फिशेस होती हैं वो अंडर वाटर चली जाती हैं। और आपको पता है अंडर वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। जितना भी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आती है वो सिर्फ और सिर्फ ओशन की कुछ ऊपर की लेयर्स तक आती है, जहां तक सनलाइट जा रही है वहां तक टेम्परेचर वेरी करता है एनवायरमेंट से। अगर आप डीप डाउन जाएंगे समंदर के, तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, वहां पे अंधेरा है, वहां पे कोई लाइट नहीं है, वहां पे कांस्टेंट है। तो वो मछलियां जो आर्कटिक और अटलांटिक एरिया की होती हैं वो अपने आप को बचाने के लिए नीचे चली जाती हैं। तो यही वाटर की क्वालिटी है। वाटर की क्या क्वालिटी है? लो डेंसिटी। इसकी जो लो डेंसिटी होती है तभी ये आइस बनाता है और अपने आप को जॉइंट साइज का कर देता है। और जब ये अपने आप को जॉइंट साइज का करता है तो वो मैक्सिमम एरिया कवर करता है, और इसी फॉर्म को आप आइस कहते हैं, राइट। तो ये भी एक क्वालिटी है वाटर की। अच्छा,
तो इस वेपराइजेशन, हाई हीट और वेपराइजेशन की वजह से, क्योंकि इतनी तो ज्यादा हीट आपकी बॉडी में नहीं आती कि आपकी बॉडी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो हीट अप होना शुरू हो जाए, लेकिन कुछ कुछ में आपको आपकी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है जिसे आप स्वेटिंग कहते हैं, राइट। और वो स्वेटिंग का पर्पस सिर्फ ये होता है कि आपको कूलिंग प्रोवाइड करना, ठीक। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में है, टेम्परेट रीजन में है, अगर आपने अपने आप को जो है हीट स्ट्रोक से बचाना है, सनबर्न से बचाना है, तो उससे क्या होता है कि आपको स्वेटिंग होती है, क्योंकि आपके स्वेट ग्लैंड्स नेचर ने आपको दिए हैं, स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग होती है और आपको हवा चलती है तो कूलिंग इफेक्ट आता है। तो ये हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से स्वेटिंग होती है और कूलिंग इफेक्ट आता है, लेकिन इसकी वेपराइजेशन जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है तभी दे रिक्वायर अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैसेस फॉर्म, राइट। तो जो वाटर की हीट कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है और वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बहुत ज्यादा मौजूद होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास के नेक्स्ट जो हमारे पास बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, दैट इज इट इज एक्ट एज अ एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। अच्छा, अब सवाल ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एसिड के तौर पे भी रिएक्ट करे और बेस के तौर पे भी रिएक्ट करे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगर ये अपने वाटर के मॉलिक्यूल में से एच आइंस किसी को देता है तो इसका मतलब वो हमारे पास बेस है, और अगर ये हमारे पास एच आइंस देता है तो इसका मतलब ये एसिडिक है, राइट। एच आइन आपको पता है, आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है, एच आइंस की जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इसका मतलब वो हमारे पास एसिडिक मीडियम, और जब ओ एच आइन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हमारे पास वो बेसिक मीडियम है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, यानी कि वाटर जब डिसोसिएट होता है H2O, तो वो कन्वर्ट किसमें होता है, H और OH आइन में, राइट। तो अगर अगर वो अपने एच आइंस दे रहा है किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो इसका मतलब वो एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, और अगर वो अपना OH आइंस किसी दूसरे मॉलिक्यूल को दे रहा है तो इसका मतलब वो बेसिक के तौर पे एक्ट कर रहा है। अच्छा, ये वाटर की क्वालिटी है एम्फोटेरिक होना, इसका इसी क्वालिटी की वजह से तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट हर एक के साथ डिसॉल्व हो जाता है, और यही क्वालिटी है जो कि इसको बफर प्रोवाइड करता है। व्हाट डू यू मीन बाय बफर मीडियम। आपने देखा होगा, आप जब इम्तियाज वगैरह में जाएं तो आप पाइनएप्पल्स लेते हैं तो पाइनएप्पल्स लिक्विड्स में होता है, तो वो लिक्विड जो है वो बफर लिक्विड होता है, वो लिक्विड उसको सड़ने से गलने से बचाएगा, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन एक वो सॉल्यूशन होता है जो उसकी जो उस मीडियम के अंदर पीएच की फ्लक्चुएशन होती है ना, उसको मेंटेन करके रखता है, उसको काबू करके रखता है, राइट। तो यही क्वालिटी की वजह से ये बफर के तौर पे एक्ट करता है, और इसी बफर की वजह से आपकी बॉडी की कभी पीएच एसिडिक में नहीं चली जाती, ना ज्यादा एसिडिक होती है ना ज्यादा बेसिक होती है, इसी वाटर क्वालिटी की वजह से। जब ये इसको लगता है, जब हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक ज्यादा हो रहा होता है ना, तो वाटर अपने आप को डिसोसिएट होकर फटाफट OH आयन रिलीज करना शुरू कर देता है। उसको एसिड है तो बेस प्रोवाइड करेगा, यानी कि न्यूट्रल करेगा, और अगर आपकी बॉडी में बेसिसिटी ज्यादा हो रही है तो फटाफट एच वाटर अपने आप को डिसोसिएट करेगा और एच आइन रिलीज करके उसको एसिडिक बनाने की कोशिश करेगा। तो जब एसिड और बेसिड आपस में मिलते हैं तो आपको पता वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये जो क्वालिटी है एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल की, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी बॉडी के मीडियम का पीएच को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक और वाटर की क्वालिटी आती है कोहेशन और एडिशन। अच्छा, आपको दो टर्मिनोलॉजी अपने दिमाग में बिठा लें, एक होता है कोहेशन, एक होता है एडिशन। कोहेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन, उसे कहते हैं कोहेशन, ठीक। आपको पता है वाटर का वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन है, तभी तो आज जब रेन होती है तो वाटर कैसे बहाव में आ रहा होता है, क्योंकि उनके आपस में इंटरेक्शन बढ़ गई, उनकी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और वो इंटरेक्शन किसकी वजह से बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो फोर्स होती है जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपका के रखती है, दैट इज कॉल्ड कोहेशन फोर्स। और वाटर के मॉलिक्यूल की सरफेस के साथ इंटरेक्शन को आप कहते हैं एडिशन। अगर वाटर वाटर आपस में मिल रहे हैं, दैट्स नॉट कोहेशन। अब वो सड़कों पे गिर रहा है तो जो हमारी रोड है वो सरफेस है ना, तो इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूल आपस में भी इंटरेक्शन बहुत मजबूत रखता है और वाटर का मॉलिक्यूल सरफेस के साथ भी इंटरेक्शन बहुत मजबूत रखता है। तो इसका मतलब ये जो क्वालिटी है वाटर की, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट कर रहा है। वाटर टू वाटर इंटरेक्शन इज कॉल्ड कोहेशन, वाटर टू इट्स वॉल इंटरेक्शन इट्स कॉल्ड एडिशन। इसी क्वालिटी की वजह से एक प्लांट के अंदर
प्लांट चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको पता है ना सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्री क्या है, रेडवुड ट्री, जो 140 मीटर पे मुश्तमिल है। तो और छोटा सा पौधा आप अपने घर में देख लें, छोटे से लेकर आप बड़े तक की बात करें, वहां कोई मोटर तो नहीं लगी हुई ना। तो ये कोहेशन और एडिशन की ही प्रॉपर्टी है, जो कि वाटर को नीचे उसके सॉइल एब्जॉर्ब करता है और नीचे से ऊपर तक टॉप ऑफ द शूट वहां पे वाटर का मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये जो वाटर की क्वालिटी है दैट इज कॉल्ड कोहेशन और एडिशन क्वालिटी। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, मैं आप लोगों के एडिशनल एक चीज मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने ये बात ये याद रखनी है कि कुछ क्वांटिटीज हैं वो आपने याद रखनी है। जैसे मैंने आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताई थी, तो वाटर के मॉलिक्यूल की मैंने आपको बताई। आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जब भी, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो कितनी कैलोरीज या कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। तो आपने याद रखना है 1 कैलोरी, ठीक है। और आपको पता है एनर्जी की यूनिट है हमारे पास कैलोरी, और उसके अलावा जूल भी वर्क की यूनिट है, सॉरी वर्क की यूनिट है। और आपको पता है जूल भी वर्क की यूनिट है। और 4.18 वर्क डन प्रोवाइड करेंगे, 4.18 जूल प्रोवाइड करेंगे तो 1 डिग्री जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, ये बात आपने याद रखनी है। 1 कैलोरीज करेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, और 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.18 जूल। अच्छा, दूसरी चीज वेपराइजेशन की बात करते हैं। अच्छा, कितने आप कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा। देखिए 1 डिग्री 1, अच्छा मैंने जब आपको अभी बताया, जब आप इसको 1 डिग्री देते थे तो ये एक, अच्छा अगर आप इसको 1 कैलोरी देते थे तो ये 1 डिग्री बढ़ाता था और ये अपनी अपनी हीट कैपेसिटी बढ़ाता था। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप इसको कितनी कैलोरीज देंगे कि ये अपने लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका आंसर ये है कि आप 574 कैलोरीज पर ग्राम देंगे तो ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। क्या करेगा, ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट। 574, ठीक है। 574 आपने कैलोरीज 1 ग्राम में प्रोवाइड करेंगे, 1 ग्राम में 574 कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे, तो ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा गैस फॉर्म में। अब आपने इसी कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट कर देना है। होपफुली आपने फिजिक्स के अंदर कन्वर्जन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो सर से पूछ लेना कि हाउ टू कन्वर्ट कैलोरीज इनटू जूल। तो इसी को कैलोरीज को, क्योंकि अगर 1 कैलोरी, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि 1 कैलोरी बराबर है 418 जूल के, तो हमारे पास 574 कैलोरीज कितने जूल के बराबर होगी, तो उस हिसाब से काउंट करके तो आपने अपने पास जूल में भी इसको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी थी जो कि हमारे पास आइस से रिलेटेड थी, वो आपको पता है कि 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास जब होता है, जब हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास यहाँ पर वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल मुसलसल डिसोसिएट हो रहा है और अपने आप को H और OH में कन्वर्ट करता है। जब देखता है कि आपकी वाटर बॉडी के अंदर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है तो ये फटाफट OH आयन डिसोसिएट करके OH आयन रिलीज कर रहा होता है और उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। और जब बेसिक ज्यादा होता है तो फटाफट H आयन रिलीज करता है, तो इसका मतलब वो बफर मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, ये ना कन्वर्ट हो रहा है, H2O H और OH में भी कन्वर्ट हो रहा है और H और OH मिलके वाटर भी बना रहे हैं, यानी कि ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब सवाल ये है कि ये कितना टेम्परेचर होगा आपकी बॉडी का कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन एक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा तो ये एक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आप कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। एक्विलिब्रियम का मतलब यही है ना कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि व्हेन रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। एक्विलिब्रियम के अंदर पोजीशन, एक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर बॉडी मौजूद, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वालिटी है दैट इज आयनाइजेशन क्वालिटी ऑफ वाटर।
ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे आ जाए हमारे पास वाटर की हमने यहाँ पे क्वालिटी डिस्कस कर ली है। अच्छा, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जब हम, मैंने आपको पहले बताया था, जब हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो आपके पास दो केमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्लियर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दोनों में जो सिमिलैरिटी है, दोनों केमिकल बॉन्ड है, केमिकल कंपाउंड है, और दोनों डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलके बने। लेकिन जो चीज डिसिमिलर है वो ये है कि इसके अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये, या कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, और ये जिसमें कार्बन मौजूद नहीं है। राइट, तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स आते हैं जो कि कार्बन मौजूद है लेकिन वो इनऑर्गेनिक में इन्वॉल्व है, जिसमें CO2, CO और H2O। अच्छा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन को इनऑर्गेनिक में इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ना, कार्बन इज अ कार्बन इज अ सॉलिड एंड ऑक्सीजन इज अ गैस। लेकिन ये बन क्या रही है, गैस बन रही है। तो इसका मतलब हाई प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो कि इसको रिसेसिव कर देता है इसकी प्रॉपर्टी को, इस वजह से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड हो रही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो अ गैस, इज अ पॉइजनस गैस। कार्बन इज अ सॉलिड और ऑक्सीजन इज अ गैस, लेकिन ये ओवरऑल क्या बन रहा है, गैस मॉलिक्यूल बन रहा है ना भाई। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जितने भी इनऑर्गेनिक में इसलिए आते हैं क्योंकि कार्बन जो है वो छुप जाता है और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी को इनहांस कर देता है। राइट, इस क्वालिटी की वजह से हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं ना। अब ये हमने बात की थी इसकी कंपोजिशन की बेस पे। तो कंपोजिशन की बेस पे मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम जरा उसकी बेस पे बात कर लेते हैं। अगर हम साइज की बेस पे बात करते हैं तो साइज की बेस पे हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल वो होता है जो बड़े साइज का होता है भाई, माइक्रो मॉलिक्यूल वो होता है जो छोटे साइज का मॉलिक्यूल है। और इसी को मैं दूसरे वर्ड में बोलती हूँ मोनोमर और पॉलीमर। मोनोमर जो छोटे साइज का है, और छोटे साइज का यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल। और जब माइक्रो मॉलिक्यूल आपस में मिलता है तो वो पॉलीमर बना देता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, बस इनके बीच में बॉन्डिंग की जरूरत है, बॉन्डिंग आएगी और ये पॉलीमर, मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होगा। दिस इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। राइट, तो साइज की बेस पे, केमिस्ट्री की बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और साइज की बेस पे मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े साइज के, माइक्रो छोटे साइज के। मोनोमर इज अ बेसिक ऑफ पॉलीमर, और जब मोनोमर आपस में कंडेंस होते हैं तो वो पॉलीमर बना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर मैं बोल रही हूँ कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो कार्बोहाइड्रेट किन से मिलके बना है, मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड इज अ पॉलीमर ऑफ, मोनोसैकेराइड इज अ मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिपिड का मोनोमर क्या है, फैटी एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। प्रोटीन का मोनोमर क्या है, अमाइनो एसिड। इसका मतलब मोनोसैकेराइड्स जब कंडेंस होते हैं तो पॉलीमर बनाते हैं जिसे आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फैटी एसिड मोनोमर है और वो मोनोमर पॉलीमर बनाता है जिसे हम लिपिड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है, जब मोनोमर आपस में कंडेंस होते हैं, कंबाइन होते हैं, उसे हम न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और जब अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। तो मोनोसैकेराइड इज अ मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, fatty acid is a monomer of lipid, nucleotide is a monomer of nucleic acid, amino acid is a monomer of protein। अच्छा, अब मैंने मोनोमर की बात की, इसका मतलब ये आपस में कंडेंस होंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में कंडेंस होंगे तो वो पॉलीमर बनाएंगे। अब सवाल ये है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो मोनोमर आपस में मिलते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं। तो कंडेंसेशन का मतलब जो दो मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाए। अब आप देखिए, लेट सपोज जब भी एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ कंबाइन होगा तो वो आपस में बॉन्ड शेयर करेगा।
आपस में मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होंगे। जब मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होंगे तो वो लाजमी का लाजमी एक जगह से OH रिलीज होगा और दूसरी जगह से H रिलीज होगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और आपस में कंडेंस हो जाएगा। तो जब भी कंडेंसेशन होगी, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट की कंडेंसेशन हो रही है, लिपिड की हो रही है, न्यूक्लिक एसिड की हो रही है या प्रोटीन की हो रही है, जब अमाइनो एसिड बहुत सारे कंडेंस होंगे तो वो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कब होता है? कंडेंसेशन में। डिहाइड्रेशन कब होती है? कंडेंसेशन में। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर कब होता है? कंडेंसेशन में। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए होगी तभी ये हमारे पास यहाँ पर क्या करेगा? एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा तो ही ये मॉलिक्यूल बनाएगा। इसका ऑपोजिट होता है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? आपने पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करना है। आप कार्बोहाइड्रेट, ये मोनोसैकेराइड को तोड़ेंगे और आपने कार्बोहाइड्रेट तोड़ेंगे तो मोनोसैकेराइड बनेगा, लिपिड तोड़ेंगे तो फैटी एसिड निकलेगा, न्यूक्लिक एसिड तोड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड निकलेगा, प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अमाइनो एसिड निकलेगा। इसका मतलब ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। लेट सपोज ये दो मोनोसैकेराइड्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो जो मोनोसैकेराइड्स आपस में ब्रेक होंगे, और ये ब्रेक कब होंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि ये बने थे तो वाटर मॉलिक्यूल इनका रिलीज हो गया था, तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर की प्रेजेंस में जब मॉलिक्यूल अपने आप को ब्रेक डाउन करता है, इस प्रोसेस को आप कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अगेन मैं बता रही हूँ, वाटर की मौजूदगी में जब एक बॉन्ड अपने आप को तोड़ता है, जब एक कंपाउंड अपने आप को तोड़ता है, जब एक केमिकल प्रोसेस की डिकम्पोजिशन होती है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर जब दो मोनोसैकेराइड्स यहाँ पर हाइड्रोलाइज होंगे वाटर की प्रेजेंस में, तो खुद ब खुद ब्रेक होगा। अब वाटर क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि आपको पता है ये जो H है इसका अपोजिट तो चाहिए, तो यहाँ पर OH आ जाएगा, और अगर यहाँ पर H है तो उसके नीचे OH आ जाएगा, राइट? तो ये वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से कोलैबोरेट करता है। इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो हाइड्रोलाइसिस होगी, और कंडेंसेशन में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होगा और ये ब्रेक डाउन होगा, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये एनर्जी देगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देगा। तभी जब आपके लिपिड्स टूटते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, जब आपका कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, जब न्यूक्लिक एसिड टूटते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन इनके तोड़ने में आपको वाटर चाहिए, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा तभी ये टूटेगा, और वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए होगा तभी ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा। समझ आ रही है बात? तो ये हमारे पास था कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। यस, कंडेंसेशन इज द फॉर्मेशन। जी अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बतानी है कि जब कार्बोहाइड्रेट अपने आप को मोनोसैकेराइड्स में तोड़ेगा, यानी कि वो अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा, एक तो क्या हो रहा है, जब वो अपने आप को उसने ब्रेक डाउन किया तो उसको वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए, उसके अलावा यहाँ पर एंजाइम्स की प्रेजेंस में भी तोड़ेगा। तो ऐसे एंजाइम्स जो डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं, उन एंजाइम्स को आप कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब हम कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। जैसे आपने हमेशा से सुना है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, आपने सुना है प्रोटीएस एंजाइम, इसका मतलब प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। लाइपेस एंजाइम क्या कर रहा है? लाइपेस एंजाइम क्या कर रहा है? लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। एमाइलेस एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये तमाम एंजाइम को आप कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का वर्ड याद रखिएगा, हाइड्रोलाइटिक का मतलब ये नहीं है वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है। हाइड्रोलाइटिक का मतलब ये है कि वाटर की प्रेजेंस में, वाटर अपने आप को स्प्लिट कर रहा है, उसकी प्रेजेंस में एक कंपाउंड, एक पॉलीमर टूट रहा है और अपने आप को मोनोमर में कन्वर्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो जितने भी एंजाइम है ना, एमाइलेस एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम, प्रोटीनियस एंजाइम, ये सारे के सारे एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाते हैं। यानी कि आपने आज से ये बात ध्यान में रखनी है, जो एंजाइम किसी भी पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करेगा उस एंजाइम को आप कहते हैं हाइड्रोलाइज एंजाइम। और हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा है? वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, कंडेंसेशन में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस में एनर्जी रिलीज हो रही है, कंडेंसेशन में एनर्जी ऐड हो रही है।
ठीक, तो जब भी कोई पॉलीमर टूटता है तो वो बड़ी ज्यादा एनर्जी हमें देता है, और लेकिन वाटर चाहिए, मिलेगा तभी तोड़ेगा वो, वाटर की एब्सेंस में नहीं तोड़ेगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर मी।